वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इंकशाफात जो कैंट ने किए थे। अब जो दूसरी बड़ी बैठक जिसकी मैंने बात कही थी जो सऊदी अरब में हुई है, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया, 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा वहाँ मौजूद थे और उन्होंने हम जो ईरान से हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ जो हमले किए जा रहे हैं वो रोकने का मुतालबा भी किया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान जो है ना खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का बाइस बन रहा है। जो इतलात मुख्तलिफ़ तरह की आ रही हैं, इस्लामिया के अलावा भी कुछ बातें ऐसी हैं जो अहम हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी और इधर उधर से जो गुफ्तगू हो रही है, ऐसी इतलात हैं कि सऊदी अरब अब ये तकाज़ा कर रहा है पाकिस्तान से कि वो जो हमारा दिफा का जो मुआहिदा है उस पर भरपूर तरीके से अमल करे। अगर ईरान जो है वो नहीं रुकता तो फिर हमें जो है उसके ख़िलाफ़ दिफा का हक़ मौजूद है और खलीजी ममालिक जो हैं वो ईरान पर हमलावर हो सकते हैं। ये जो बात है राना साहब, ये जो इस किस्म का जो अब एलामिया है, इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें बहुत वाज़े तौर पर ईरान की सिचुएशन हमारे सामने, अमेरिका की सिचुएशन है, वो बैरी बेड़े वापस जा रहे हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू है, ये अभी आई हैं बातें, बहुत सारे दावे जो अमेरिका की तरफ से किए गए वो कोई उनमें सदाकत भी नहीं है। इन हालात के अंदर क्या थोड़ा सा खलीजी ममालिक को थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ज़रा रोकें, कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग जो अमेरिका ने शुरू की है इसराइल के कहने पे, ये कहीं खलीजी ममालिक वर्सेस ईरान ना हो जाए। देखें, एक तो आज जो अमेरिकी सदर का बयान है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें उसने कहा कि इसराइल ने हमें बताया ही नहीं कि हमला उसने करना है गैस के तनसीबात के ऊपर। वो भी एक इससे एक बात समझें कि बहुत सारी चीज़ें खुद ट्रंप के हाथ में भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एप्स्टन फाइल के 53 सफ़हात गायब है ना, वो एक बम है इसके लिए। अब आप जब कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ट्रंप ब्लैकमेल हुआ और वो जो एप्स्टन फाइल में उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो उसकी भयानक किरदार है ना, उससे उसे ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद उसे ये करना पड़ा और अब जंग उसके हाथ में नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, ये मैं बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ, ये मेरी बतौर एक मुसलमान एक मेरी राय है कि ईरान ने अपने किरदार से एक बात साबित की कि अगर आप उसवा हुसैन पे चलने वाले हैं ना तो वक्त का यजीद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका जिसके मुतालिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो तन्हा रह सकता है, वो तन्हा हो गया। उसके बहरी जहाज वापसी शुरू कर दी, बेड़े वापसी शुरू कर दी। फिर उनके विदन अमेरिका सवालात उठने शुरू हो गए, ठीक है। कल CIA के चीफ की जो सेनेट के अंदर खिंचाई हुई, हाँ जी, ठीक है ना, खातून है, हाँ, क्या आपको नहीं पता था कि ईरान जो है इतना रद्द-ए-अमल दे सकता है? आप कहने में दुनिया में कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपने तो पिछली दफा वो हमलों की सबूत की जो बात की कि आपके पास इसका सबूत है, इंटेलिजेंस थी कि वो हमला करने लगा, तो उसका भी जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था कि हमने उनकी जो जोरी तवानाई खत्म कर दी, पिछला बयान आपका, अब आपको अचानक क्यों करना? तो आप देखें, फिर वो जो कैंट है, इसने तो बम फाड़ दिया ना बिल्कुल ही, और इसने तो उड़ा के रख दिया। मैं समझता हूं इससे बड़ी FIR ट्रंप के खिलाफ नहीं हो सकती जो हो गई हुई है, और ये तय है कि आने वाले दिनों में इंपीचमेंट होगी उसकी, जलील और रुस्वा होकर उतरेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए हमारे खलीजी ममालिक की तरफ। देखिए, जो बात मैं कह रहा था ना कि ईरान ने एक बात साबित की कि अगर आप में अब खौफ खुदा, उसवा हुसैन पे चलने की हिम्मत है ना, तो यजीद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उसने इन मुस्लिम हुक्मरानों को भी एक मैसेज दिया, जो आज मैं समझता हूं कि वो ट्रंप ये वक्त का यजीद है, जिसके आगे ये मुस्लिम हुक्मरान हमारे खौफजदगी का शिकार है। ईरान ने वो खौफ के पैरे तोड़ दिए, सारी दीवारें तोड़ दी, और उसने साबित कर दिया कि खड़े होने वालों के सामने अमेरिका को भागना पड़ता है। आज जो ये कल इनका इजलास हुआ और उसमें इन्होंने करारदाद पेश की, मैं बिल्कुल हक में हूं कि ईरान खलीजी ममालिक पे हमला ना करे, लेकिन काश उसके अंदर 2 जुमले ये भी लिखे होते कि इसराइल और अमेरिका ने जो ईरान पे हमले किए वो भी गलत हैं। काश मुस्लिम ममालिक इस पे स्टैंड लेते। और मैं अली लारीजाई साहब शहीद का जो वो जुमला है ना, वो मेरे दिल पे लगता है ऐसे, जो उसने कहा ना कि आज मुस्लिम ममालिक ने हमें तन्हा छोड़ दिया। हाँ, ये तारीख के अंदर लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा मेरे जो बात आप।
ये तारीख में लिखा जाएगा कि जब ईरान जंग लड़ रहा था, एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसमें यहूद और नसरा उसके खिलाफ मुत्तहिद थे, तो मुस्लिम ममालिक ने उसका हाथ साथ छोड़ दिया। ये इस जो ये आज इन्होंने किया, मुझे इस पर दुख है। इन्हें चाहिए था कि ये ईरान से कहते हैं कि आप हम पे हमला ना करो, लेकिन आज चीनी सदर का जो बयान है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा जी ठीक है, आप ना दे कंधा अमेरिका को, ना दे शोल्डर, वहां पे अपने अड्डे ना बनाने दे, ईरान भी आप पे हमला नहीं करेगा। ठीक, मैं चाहूंगा बैरामन तंगी साहब। बैरामन साहब, ये जो बड़ी थिन लाइन है जिस पे अब हमें चलना है, बड़ा अहम भी है, बजाय इसके कि हम ईरान के साथ भी इज़हार यकजहती करें। कभी कभी सऊदी अरब ने शुरू में और कुछ ममालिक ने शुरू में कहा कि ये हमले दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि ईरान जो है वो हमले जो अमेरिका की तनसीबात हैं, अमरीकी जहां सोल्जर्स हैं, या वो एक्चुअली अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। अब अगर वहां से हमला ईरान पर होगा खलीजी ममालिक से जो एयर बेसिस हैं, तो अल्टीमेटली ईरान उसका जवाब देगा। इस थिन लाइन पे पाकिस्तान चलकर कैसे इस सारे मामले को लपेटेगा? क्योंकि अब जो इसहाक डार साहब जिस इजलास की, ये 8 ममालिक के इजलास की बात हो रही है, उसके एलामिये में ये भी कहा गया है कि जो है ना, ये खलीजी ममालिक जो उसके खिलाफ जवाबी जो वार करने का हक या हक दिफार रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग जो है अमेरिका जो इसराइल ने अमेरिका को आगे लगाकर शुरू की, वो कहीं खलीजी ममालिक की तरफ पलट जाए और खलीजी ममालिक वर्सेस ईरान हो जाए। पाकिस्तान इस मामले को किस तरह निबेड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, मेरे भाई की मैंने जो बातें सुनी, तो इनकी बातों से तो मुझे ऐसा लगा कि अमेरिका जंग हार गई है और वो वापस चले गए हैं। और जो मुसलमान की बात की और यहूद की बात की, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हमें जज्बात से नहीं बल्कि हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त जो हित्ते को जंग ने लपेट में लिया है, तो अगर अमेरिका की तरफ अगर हम देखते हैं तो उनके पास कितने ममालिक की हमदर्दियाँ है या उनके इत्तेहादी है, और इस वक्त जो 18-19 दिनों में ईरान कहाँ पे खड़ा है। ईरान के साथ कोई मुल्क रह गया? देखिए, मैंने तो रोज़ अव्वल से, मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ईरान को चाहिए कि वो अरब कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे हमले न करे, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान की क्वालिटीज़ को या सफारतकारी को इस्तेमाल करके उनकी हमदर्दियाँ हासिल करे, मॉरल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक तरीके से। मैंने आपके शो में भी बहुत मरतबा ये कहा है कि क्या अगर ईरान हमले करते तो वो मुल्क ये आराम से बैठेंगे, वो मुल्क अपने मुल्क पर ये हमला कंसिडर करते कि मेरे मुल्क पे हमला हुआ, जैसे यूएई में एयरपोर्ट के साथ बहुत नुकसान हुआ है, कतर में भी हुआ है। और जो 8 दिन के बाद जो ईरान के सदर ने फिर माफी मांग के मिडिल ईस्ट कंट्री पे हमले न करने की यकीन दहानी की, तो उससे उस दूसरे दिन हालात बदल गए थे। लेकिन अभी फिर उसके बाद हमले शुरू किए। तो कल जो सऊदी अरब में इजलास हुआ और फॉरेन मिनिस्टर्स की, और स्पेशली सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने खुल के कहा ईरान को कि अगर आपने हमले किए तो उसका बदला हम हमले करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ तो अरब कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में ईरान अकेला रह गया, दूसरी तरफ ग्रेजुअली आप देखते हैं कि हामनाई साहब की शहादत के बाद एक एक लीडर उनको शहीद कर रहा है। तो आप अगर ये बताएं कि जैसे मेरे भाई ने बिल्कुल ये कहा कि ईरान जंग जीत गया है और अमेरिका हार गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ एक तो ईरान अकेला रह गया और दूसरी तरफ उनकी जितनी भी लीडरशिप है वो एक एक शहीद हो रहा है। तो क्या उनकी इंटेलिजेंस कमजोर है या उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो कमजोर है? बैरामन साहब ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो अकेला रह गया? आज चीन उसके साथ, रूस उसके साथ, यूरोप उसके साथ खड़े हुए, आप कह रहे हैं वो अकेला तो ईरान रह गया भाई, अमेरिका रह गया। आज अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, आज पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हुई है। आज रूस, चीन, यूरोप, ईरान हाँ नहीं खड़े हुए तो वो बुज़दिल मुसलमान हुक्मरान नहीं खड़े हुए जो अमेरिका से डरते हैं, जो अमेरिका के आगे खौफजदा हैं। ईरान के साथ सिर्फ वो लोग नहीं खड़े हुए, अदरवाइज आज पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। राणा साहब, तंगी साहब को बात तो करने देना। आप टॉक शो पे आते हैं तो फिर आप टॉक शो के अहदाफ सीख ले। तंगी साहब आप करें बात, मैंने राणा साहब को कहा है नहीं करे तंगी साहब आप बात करें। मेरा एक सवाल, बात नहीं कर सकते तुम,
मुझसे कैसे बात करते हैं? नहीं मैं आप नेशनल टीवी पे आके अपने फ्लोर का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें, जो सामने वाला बंदे जो मर्जी उनके कहें, फिर आप अपने वारी का इंतजार करें, आप जो मर्जी करें। ठीक है तंगी साहब, किसने आपको हक दिया कि आप मेरे फ्लोर पे बात करें? अच्छा मेरा ठंडा पानी पिए, आप गुस्सा करके ठंडा पानी पिए, रिलैक्स हो जाए। नहीं ठंडा पानी पिए। अच्छा, शायद मेरी बात आपको बुरी लग गई है। नहीं शायद मेरी बात बुरी लग गई है। साहब ठहर जाइए, राज साहब एक मिनट तंगी साहब मेरी बात तो सुनिए, ठंडा पानी पी लें, रिलैक्स मेरी बात सुनिए एक मिनट, आवाज बंद कीजिए। मैं पानी नहीं पीता हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पोलाइट हूं और मैं समझता हूं कि मेरी इज्जत क्या है, मेरा डिको मेरी मैंडेट क्या है, और टॉक शो पे आके मैं अपनी तंगी साहब मेरी बात तो सुन लीजिए ना। ठीक है, मैं राणा साहब को मैंने मना किया नहीं बात करते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर जरूर है, संजीदा गुफ्तगू ये है कि देखिए इस वक्त अब जबकि हमारे सामने ये एलामिया भी है और फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की अहले तशी उलमाए कराम से, क्या ये मैसेज लिया जाए कि जो पाकिस्तान है अब वो वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब की साइड पे खड़ा है, इसका ये मतलब है? या जो हमारी पहले पॉलिसी थी, हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम मीडिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, हमारी कोशिश ये थी कि खलीजी ममालिक की ईरान से जंग ना हो। जो सवाल था एक्चुअली मेरा कि कहीं हमारी पॉलिसी में तब्दीली तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं सऊदी अरब हम पे प्रेशराइज करे, हमारे जो हमारा दिफा का मुआहदा है उसके तहत कि अब हमें सऊदी अरब के साथ वाज़ेह तौर पर खड़ा होना पड़ेगा? देखिए नौशाद साहब, मैं एक बात आपको बता दूं कि हर एक मुल्क अपने मफादात की जंग लड़ रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में बराबरी की बुनियाद पर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, चाहे इस्लामी ममालिक हो, हम पूरी दुनिया में बराबरी की बुनियाद पे उसके साथ ताल्लुकात रखते हैं। इस वक्त मॉरली, प्रोफेशनली, एथिकली हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम इजराइल के खिलाफ हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि क्या अगर पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ है, तो मैं समझता हूं कि अगर ईरान पाकिस्तान के साथ, जैसे उस दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब की और ईरान के दरमियान जो एक गारंटी ली है, सऊदी अरब ने कहा कि यहां पे हमले न करें, और फिर ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से उनको मैसेज दिया कि हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, तो उस वक्त सेटल डाउन हो गया। वो जो क्रूशल टाइम था उसको सेटल डाउन किया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का रोल इस वक्त बहुत अहम है और ईरान को चाहिए कि वो पाकिस्तान को यूटिलाइज करके इस हिस्से को, जो पूरे हिस्से को जंग ने लपेट में लिया, इस जंग को कम भी कर सकते हैं, इसको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ईरान के लिए बात करता हूं कि अरब कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट कंट्री को, इस्लामी ममालिक की हमदर्दिया को हासिल करें, डिप्लोमेटिक तरीके से उनको एक मेज पे बिठाएं। अगर जंग का मसला, देखिए जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर ईरान हमले करते तो सामने अरब कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज उस पर हमले कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जंग चढ़ सकती है और फिर इजराइल, जो नेतन्याहू ने कहा है कि मैं इस्लामी ममालिक को और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को आपस में लड़ाऊंगा, तो फिर हमने तो वो मौका दे दिया कि हम आपस में लड़ गए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जोश की नहीं, होश की जरूरत है कि ईरान भी डिप्लोमेटिक तरीके से, स्पेशली पाकिस्तान की सफारतकारी को इस्तेमाल कर ली, ताकि पाकिस्तान तमाम कंट्रीज को आपस एक में भी बैठा के इस जंग को खत्म करे। और मैं साथ साथ पाकिस्तान के साथ मैं रशिया, मैं चाइना, मैं सऊदी अरब और मैं तुर्किया की बात भी करूंगा कि अगर ये 5 ममालिक मिलकर ईरान के लिए डिप्लोमेसी करे तो मैं समझता हूं कि इस जंग को खत्म कर सकते। मेरे कहने का मकसद ये है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इस्लामी ममालिक जो है ना, उन्हें भी चाहिए कि वो अमेरिका को अपने अड्डे देने बंद कर दें। ठीक है, ये ना, उनके एजेंटी बंद कर दें। ठीक है, और ईरान की तरफ मुंह करके उठाने के बजाय वो क्या कहते हैं, वो जो उसके एजेंट बने हुए वो बंद कर दें। मेरा सवाल तो अब मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरी सुन लेना। अब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूं। मेरी बात तो सुन ले आप, मेरी बात तो सुन ले। मैं इनसे बात कर रहा हूं साहब, एक सेकंड नहीं, जरा टेम्परेचर को डाउन करें। देखें, मैं अब इनसे बात कर रहा हूं, आप बीच में ना बोले ना। नहीं राणा साहब, एक मिनट तंगी साहब, एक मिनट, मैं मुझे सवाल लेना। राणा साहब, मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ले लें। देखिए, एक बात, लॉजिकल बात ये है, इसमें समझने की बात है। देखें, अब तक की जो सिचुएशन है उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है ना, ये मैं और आप जब बात कर रहे थे, सरकार बन के यहाँ आते हैं, आदाब अभी तक आए नहीं। एक मिनट तंगी साहब, मुझे आपसे ज्यादा आदाब आते हैं, मुझे आदाब ना सिखाएं। और एक मिनट ना, बस जितने आपने कौम के साथ आदाब कर लिए ना मैंडेट के नाम पे, नहीं मुझे पता है। आप मुझसे वो ना करें, आदाब सिखाएं। अच्छा, आप मुझे कोई ट्यूशन ना दें आदाब साहब, प्लीज। मैं आपसे बहुत ज्यादा आदाब जानता हूँ साहब, प्लीज जरा थोड़ा आप मुझे आदाब मत सवाल तो करने दीजिए ना यार। राणा साहब, एक मिनट रुक जाइए, तंगी साहब रुक जाइए।
रुक जाइए तो तंगी साहब जरा रुक जाइए, आपको बड़े आदाब आते हैं। आप रुक जाइए ना, मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। सवाल ये है इस वक्त कि देखिए एक साइड पे ये बात एक लिहाज से तो दुरुस्त, देखें पाकिस्तान अब तक जो रोल मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, देखिए खलीजी ममालिक क्या समझते हैं और क्या करते हैं ये उनके अपने इंटरेस्ट हैं। ये जो अमरीकी अड्डे दिए गए थे ये एक्चुअली ईरान के फियर से दिए गए थे। ये तो अब सऊदी अरब और ईरान के हालात कुछ बेहतरी आई थी, उससे पहले तो वहाँ मुझे याद है मैं पाक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा शायद 2017-18 ट्रंप के पहले टेन्योर के अंदर, मैं वहाँ मौजूद था सऊदी अरब में। वहाँ पर हर सऊदी जिससे मैंने बात की बशमूल सीनियर जर्नलिस्ट्स, वो ये समझते थे कि ईरान अभी हमलावर हुआ कि अभी हमलावर हुआ। देखिए एक बात समझने की जरूरत है, खलीजी ममालिक का अपना भी तो कोई फियर है ना, और फियर ईरान की वजह से ही था। इसराइल तो एक अलग पार्टी है। अब मामला यह है कि अब जिस वक्त जंग जहां पोजीशन पे है वहां ईरान को थोड़ा सा ये तो एहतियात करनी चाहिए कि जब वो देख रहा है कि अमेरिका अगर स्टेप बैक कर रहा है या अमेरिका भागने का रास्ता चाहता है, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर वो सफारतकारी में, ये तगी साहब की बात दुरुस्त है कि रूस चीन कोई जंग में बराह रास्त तो नहीं कूदे ना, मॉरल सपोर्ट ही दे रहे हैं। तो उसको ये नहीं चाहिए कि बजाय इसके कि वो खलीजी ममालिक को मजीद क्या अड्डे तबाह करने थे कर दिए, ठीक है, अब कोई ऐसी चीज रही नहीं। अब अगर हर चीज का जवाब दिया जाएगा तो हर चीज का जवाब देने से मामला बढ़ता रहेगा, कहीं तो आपको स्टॉप लगा। तो ये सारी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर ही है, नहीं ना, खलीजी ममालिक के ऊपर नहीं है। देखिए आप ये समझे कि अमेरिका अभी हमारी जगह इस्तेमाल मत करें। आप बात तो सुन लें, देखिए खलीजी ममालिक ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया, जवाबी हमला नहीं किया। वो इतने बहादुर नहीं है कि वो रिटेलिएट करें। आपको कतर अगर इतने बहादुर होते तो अमेरिकन को ना लाके बिठाते अपनी हिफाजत के लिए। आपका ख्याल है, देखें कतर की जो दिफाई ताकत है या जो उसकी अस्करी ताकत है वो किसी से छुपी भी नहीं है। वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ वो खड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अगर पाकिस्तान की वजह से अटैक नहीं कर तो ईरान को भी थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए ना। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बैक करने से आपको रूम भी मिलता है कि आप थोड़ा सा सफारतकारी को जगह दें। पाकिस्तान तो कह ही ये रहा कि सफारतकारी करें। तो मेरी आपसे ये सवाल ये है कि देखिए अगर जवाब हर बात के जवाब देते चले जाएंगे तो फिर वहां से कोई वापसी का रास्ता, अगर जब आपको नजर आ रहा है कि आपका एक्चुअल जो अमेरिकी सदर थे या अमेरिका था जिस चक्कर में आया था या किया था, वहां से अब स्टेप बैक कर रहे, तो ईरान को भी थोड़ा सा जरा पेशेंस रखनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि वो इस जंग को अब खलीजी जंग में तो नहीं तब्दील किया जाना चाहिए ना, ये तो बहुत नुकसान दे देगा। नहीं, बहुत नुकसानदेह साबित तब्दील कर रहा है। जब खलीज के सारे मुल्क मिलके अमेरिका को स्पेस दे रहे हैं कि तुम ईरान पे हमला करो, दे दी ना, ये पहले की बात सुन लेना सर। अगर वो इसराइल पे अपना कोई रॉकेट वो भेजता है, क्या कहते हैं, ड्रोन श्रोन, और ये रस्ते में उसको डिफ्यूज कर देते हैं, तो ये तो हिस्सा है जंग का। दूसरी बात अब सुन लेना सर, मेरी भी सुन लेना सर। आपने इतना लंबा सवाल किया है, मैं आप और बैरामंद साहब तो किसी को बोलने नहीं दे रहे। आप ही बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ने ये तय कर लिया कि बस आपस में खेलना है, आपने किसी और की बात ही नहीं सुनी। आपने तो उससे बोल रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। हम तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी है, मैंने अभी इतनी जोश से भरी हुई तकरीर सुनी है, पूरे नाज़रीन गवाह इस बात के। फिर आप सुन लेना, पूरी बात सुन लेना यार। आपने उनकी सुप्रीम क़यादत को मार दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उनके अहम उनके 150 बच्चों के ऊपर बम मार दिया। आप उनको सब्र की तलकीन किए जाएं। आप क्यों नहीं ये बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे, और क्यों नहीं अमेरिका को ये कह रहे कि भाई तुम हमारी जगह ना इस्तेमाल करो, निकलो, दफा हो जाओ यहां से, तुम्हारी वजह से हमारे दरमियान ये। और ये ईरान का खौफ किसने पैदा किया सऊदी अरब के अंदर? किसने खलीजी ममालिक के अंदर ये खौफ पैदा किया कि ईरान तुम पे हमला कर? ईरान पागल है कि हमला कर देगा उनके ऊपर? उसने तो एक तारीख है ना, इसकी तो एक तारीख मौजूद है ना। बताएं माजी में, मुझे बताएं माजी में सिवाय इराक ईरान जंग के ईरान ने किस खलीजी मुल्क पे हमला किया? उससे भी बहुत पहले की चीज। सर फिर वो तो छोड़ दें, वो तो फिर अगर ऐसे, मुझे एक बात का जवाब दें। इराक तबाह हुआ, शाम तबाह हुआ, लिबनान तबाह हुआ, मिस्र तबाह हुआ, लीबिया तबाह हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान तबाह। मुसलमान ममालिक क्यों तबाह हो रहे हैं? क्योंकि आप मुत्तहिद नहीं है। तो फिर यही बात नहीं है। तो कौन है जो निफाक पैदा कर रहा है? कैसे बनेगा? कौन निफाक पैदा कर रहा है? लेकिन कौन कैसे बनेगा? तो ये चूचे काके हैं, मुन्ने काके, इन्हें नहीं पता कि हमें निफाक पैदा हो रहा है। इन्हें नहीं पता कि ये जब सरजमीन हम अमेरिका को दें। आप कह रहे कतर के बाद, कतर सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर अमेरिका का कतर में मौजूद है। लेकिन उसकी मैं तो आपको सिर्फ कह रहा हूं कि अभी तक उन्होंने रिटेलिएट और ये सुन ले, ये हो सकता है ये लोग अब ये इस तरफ आ गए हैं कि जी अमेरिका जंग नहीं हारा, ईरान तबाह हो गया, और अब सिर्फ लोग ऐसे इखलाकी बातें करते हैं ये वो। लेकिन जंगें जो है ना, वो खाली इस बात से नहीं जीती जाती कि किस मुल्क की कितनी इमारतें तबाह कर दी आपने। जंगें इस तरह नहीं होती, जंगों के नताइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर जंगें इसी तरह जीती नहीं होती तो जो क्या कहते हैं यजीद ने किया था ना जंग, यजीद जीत चुका होता
सबको ख़त्म करके। यजीद हार गया था क्योंकि दुनिया ने इसमें ये बात पैगाम आ गया कि ताकतवर अपनी ताकत से इंतहा पे जा सकता है, लेकिन जो मुकाबला करने वाले हैं वो अपने इस्तकामत और अज़म के साथ उस ताकत का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और फिर फतह उनकी होती है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तंगी साहब, मैं चाहूंगा आप बस 1 मिनट में एक लिहाज से ये भी तो इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा शॉर्ट जवाब दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है सर के खलीजी ममालिक भी इस बात को समझें कि वो सिर्फ ईरान के खौफ में मुब्तला होकर वो कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ वो कर रहे हैं उससे ईरान के पास भी ये लॉजिक है कि वहां वो अमरीकी जो अड्डे हैं, मुफादात है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, अदरवाइज उसने कोई नुकसान किसी और को नहीं पहुंचाया। तो अगर खलीजी ममालिक भी आगे बढ़े तो ये इत्तेहाद कायम हो सकता है, ये निफाक खत्म हो सकता है। इस पे भी तो काम किया जाना चाहिए। नौशाद साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो आपने सवाल किया इस पे वो काम करे। और इस वक्त पूरी दुनिया जो अहमियत दे रहे पाकिस्तान के रोल को, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो किरदार है, आपने जो सवाल किया स्पेसिफिक, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ये किरदार अदा करे खलीज कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्री में, अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक इंक्लूडिंग ईरान, इसके लिए एक ऐसा किरदार अदा करे। और इस काबिल है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ये कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर पूरी दुनिया इस तरफ देखती है पाकिस्तान की अहमियत को, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दुनिया फील्ड मार्शल पे यकीन करती है, शहबाज शरीफ पे नहीं करती है। नहीं, ये आपका ख्याल है, ये हो सकता है कि वो बहुत सारे लोग उससे डिसएग्री करते हो, जैसे तंगी साहब भी इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया की सियासतदानों का और सरबराहान का सियासत का महवर है। प्रोग्राम मुझे कंक्लूड करने का कहा जा रहा है, मेरे पास टाइम शॉर्ट हो गया है। नाज़रीन, जो जिस बात पे हम कंक्लूड कर रहे हैं खासी गर्मजोशी के बाद, वो यही है कि हमें कोशिश ये करनी है, पाकिस्तान को जो किरदार अदा करना है वो ये है कि हमें मुस्लिम उम्मा की शक्ल इख्तियार करनी है, और उसके लिए चाहे खलीजी ममालिक हों, चाहे ईरान हो, हमें सबके दरमियान ब्रिज का रोल अदा करते हुए हमें अपनी ताकत मुज्तमع करके हमें खुद मुत्तहिद होना है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, कभी हम लिबिया होंगे, कभी शाम होंगे, और बारी सबकी आएगी। सो बेहतर ये है कि हम इत्तेहाद कायम करके उस वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हों जब कोई मेरी या तेरी वाला मामला जो है वो ख़त्म हो चुका हो, हम की शक्ल में हम खड़े हों, और खड़े होने के बाद हम जो हमारी एंटी मुस्लिम कुव्वतें हैं उनको उनके खिलाफ काम बेशक ना करें, लेकिन उनको एक ऐसी ताकत बनकर ज़रूर दिखा दें कि वो ये जुर्रत ना करें कि वो हमें अकेला अकेला कर तनहा करके मारते चले जाएं। आज तक के लिए इतना ही नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं एडवांस ईद मुबारक कहता हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो है अब वो अगले हफ्ते होगा। मेरी तरफ से जो 89 के जितने भी नाजरीन हैं उनको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह निगहबान।